कहते हैं कि जब किसी की मौत आ जाती है तो उसके परिवार वालों को सब्र आ जाता है। दरअसल देर सवेर वह मान लेते हैं कि अब वो शायद इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। लेकिन सब्र तब तक नहीं आता जब तक घर से कोई व्यक्ति, कोई बालक अचानक से लापता हो जाए, उसको तमाम जगह ढूंढा जाए और वो वापस नहीं मिलता। तो घर वालों की एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि पता नहीं कब लौट कर वापस आएगा। और भले ही चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या करता होगा। ऐसा ही होता है। 10 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है। उसके घर वालों ने उसको हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह मिलता नहीं है। परिवार वाले उस उम्मीद में थे कि कभी तो वह लौटकर वापस आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है। 23 जनवरी 2023 का यह वाक़या है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक इलाका लगता है, एक थाना लगता है खुर्द कृष्णनगर। दरअसल यहाँ पर एक उमेश चंद नामक का एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करा रहा था। और सफाई के दौरान ही पता चलता है कि जो उसका सेप्टिक टैंक है वो पूरी तरह से चौक हो चुकी है, पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और वह परेशान हो जाता है। कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलाकर अपनी सेप्टिक टैंक की साफ सफाई करा रहा था। और इसी बीच में सेप्टिक टैंक में जब सफाई कर्मचारी हाथ डालते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले उनके हाथ में एक कंकाल आता है, यानी कि एक व्यक्ति का सर आता है। उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियाँ आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़ा वह परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मालिक को बिना बताए यह सूचना किसी तरकीब से पुलिस थाने को पहुंचा दी। पुलिस मौके पर आ जाती है और यह पूछा जाता है कि नर कंकाल जो मिला है वह आखिरकार किसका है। तो जो मालिक होता है वह कहता है कि साहब मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उस मालिक यानी कि उमेश चंद, जो कि पावर कॉर्पोरेशन में काम करता था, उससे लगातार जब पुलिस पूछताछ करती है तो आखिरकार वह कहता है कि साहब 2015 में मैंने यह मकान एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम सुनील है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस सुनील के पास जाती है तो पता चलता है कि सुनील की तो 2018 में मौत हो चुकी है। अब पुलिस यह परेशान थी कि आखिरकार किसी से बात की जाए, किसी से पूछताछ की जाए। सुनील की पत्नी पुष्पा के पास जाती है, साथ ही उसके भाई नीरज के पास जाती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो आखिरकार क्या माजरा है, क्या नहीं है। जब बात पूछताछ की जा जाती है तब एक ऐसा खुलासा होता है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है छोटे लाल। और छोटे लाल और सुनील ये दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों को जुआ खेलने की आदत थी। अब ऐसी स्थिति में पुष्पा को यह चीज़ लगता था कि घर का जो सारा सामान जुए में जो बिक रहा है उसमें इस छोटे लाल का हाथ है, जो सुनील का दोस्त है। पुष्पा उस छोटे लाल के घर जाती है, उसको घर जाके उसको गाली वाली दे के आ जाती है। इसी बीच में छोटे लाल को गुस्सा आ जाता है और अचानक ही वह वापस लौटकर सुनील के पास पहुंचता है। और शाम को उनसे हाथापाई शुरू हो जाती है। 10 फरवरी 2012 को जब हाथापाई शुरू हो जाती है तो वह धक्का देता है और उसका सर दीवार से जाकर लगता है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि छोटे लाल की मौत हो जाती है। और वहाँ पर मात्र 3 लोग थे। सुनील था, उसका छोटा भाई नीरज था और उसकी पत्नी होती है पुष्पा। वो लोग सोचते हैं कि इस लाश का ठिकाना लगा दे, लेकिन उनको वक्त नहीं मिलता। इसलिए जो सेप्टिक टैंक था उस सेप्टिक टैंक में वो लोग लाश को डाल देते हैं। और वो सोचते हैं कि शायद कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन उसे जुआ खेलने की आदत थी, इसलिए जुआ में घर बिक जाता है और घर खरीद लेता है उमेश चंद। और जब वो अपना सेप्टिक टैंक सफाई करा रहा था तब जाकर पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश थी। और लाश का जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, यानी कि उस जो कंकाल होता है उसका जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो जो छोटे लाल का निकलता है। और उसकी पत्नी सुदामा और 2 बच्चों जो एक इंतज़ार कर रहे थे पिछले 12 साल से, तब जाकर पता चलता है कि वह तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन गायब हुआ था। दरअसल उसकी लाश, उसकी जो कंकाल था वो एक सेफ्टी टैंक में था और इस बात का खुलासा होना था। फिलहाल जैसे ही घटना का पता चलता है उनको कि उनके पति की मौत हो चुकी है, तो वो लोग सब्र कर लेते हैं कि हाँ, शायद आप कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है अन्य मामलों में। लेकिन जिन मामलों में कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, तो उन्हें सब्र नहीं आता। वो हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनका अपना जो गायब हुआ था वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी कुछ ऐसे ही है। इस कहानी को सुनने के बाद ना केवल आप पुलिस की तारीफ करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति गायब होता है और जो वापस अपने परिवार से मिलता है और परिवार वालों को देखकर रोता है, परिवार वाले देखकर उसको रोते हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई कहानी बिल्कुल अलग है, दूसरी कहानियों से एकदम डिफरेंट है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये समय था शायद 27 अप्रैल 2024 की रात। लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और एसआई हरिशंकर त्रिपाठी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे, देख रहे थे। इनकी जो ड्यूटी थी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिससे कोई क्राइम हो सके। तभी असलम खान जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए थे और 1 पर खड़े होने के बाद जब उनकी नज़र एक कूड़ेदान एक बॉक्स पर जाती है तो उस कूड़ेदान में एक भिखारी जो होता है वह बार बार हाथ डालता है और उसके अंदर से कोई छोटी सी पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कुछ भी हो ऐसे लिक्विड या कुछ खाने का ऐसा कुछ सामान था वह हाथ डालता था और उसमें से अगर बूंद 2 बूंद पानी भी मिल रहा था या कोल्ड ड्रिंक में मिल रहा था तो उसको वो पी रहा था। अब जैसे ही असलम खान सब इंस्पेक्टर की नज़र उस पर पहुँचती है तो वह देख रहा था। देखते ही देखते वह पास में जो कैंटीन थी, कैंटीन पर जाते हैं और एक पानी की बोतल लाते हैं और पानी की बोतल लाने के बाद उस भिखारी के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि भिखारी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो अजीब तरह से कपड़े थे, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बाल उसके बड़े हुए थे और वो कुछ अजीब सा भद्दा सा गंदा सा कुछ महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद प्यासा होगा, इसे भूख लगी होगी, इसको पानी दे देते हैं। उन्होंने पानी की बोतल ले जाके दी। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाक़या था। पानी की बोतल जैसे उस भिखारी को देते हैं तो भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे सलीके के साथ उनसे कहा, थैंक यू सो मच सर। यह बात जैसे ही इंस्पेक्टर असलम खान सुनते हैं, उनकी नज़र एकदम से उस पर टकटकी से लगाए हुए देखते रहते हैं कि इतने शानदार तरीके से ये अंग्रेज़ी में कैसे बोल रहा है। फिर उसने न केवल और 2-4 शब्द बोले और जैसे शब्द बोलता है अंग्रेज़ी के, जब उनका थैंक यू बोलता है, उनसे बातचीत करता है, अंग्रेज़ी में ही उसने बातचीत करता है। उन्हें लगता है कि ये भिखारी ऐसे कैसे कर सकता है। उन्हें लगता है कि ये कोई सीबीआई का कोई ऑफिसर हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए उसने अपना रूप बदल दिया हो। तभी असलम खान कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हो। बड़े इस सलीके से उसने बात कर रहे थे। तभी उसने कहा कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है, मेरी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है और मैं बिधू थाना क्षेत्र से हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तब उसे डांटते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि तुमने अपना रूप क्या बना रखा है। कहता है कि साहब रूप नहीं, ये एक कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनना चाहिए। तभी असलम खान उस लड़के को, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, उसको अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। सबसे पहले उसे खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो फ्रेश हो सकते हो। और जब वो खाना वाना खाता है, फ्रेश होता है, तो उसके बाद पानी पीता है और उसे कहते हैं कि अब ठीक ठाक हो, तो अब अपनी कहानी तुम बता सकते हो। कि साहब मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से अपनी कहानी मुझे बता सकते हो। तो बोलता है जो मेरा गांव है, जिस गांव का हूँ, उस गांव का जो थाना लगता है वो बिधुना थाना क्षेत्र लगता है और ज़िला अररिया है, जो कि उत्तर प्रदेश का लगता है। बात 26 जून 2022 की है। घर में पैसे की ज़रूरत थी, पिताजी उसके है नहीं और वो लड़का पैसे निकालने के लिए जब जाता है तो शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर बिधना जो शहर लगता है वहाँ पे एटीएम है। वो एटीएम से पैसे निकालने का कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। एक दोस्त उसका होता है जो कि बैंक में काम करता है, तो उससे कहता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे कुछ पैसे निकलवा के एटीएम से दे दो। तो उसके दोस्त ने ऐसे पैसे निकलवा के मदद करने के बाद उसको एटीएम और उसको पैसे दे दिए। अब यहाँ से महावीर सिंह पैसे लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगता है और वह इंतज़ार कर रहा था कि कोई बाइक, कोई स्कूटर या कोई टेम्पो, कोई भी वाहन, किसी भी तरह का बस वगैरह कोई जाएगी और गांव की तरफ से गुजरेगी तो वह उसमें बैठ जाएगा। ऐसे ही एक कार वहाँ से निकलने वाली थी कि कार की तरफ वो इशारा करता है, हाथ देता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे सके और उसके रास्ते को पर जा रहे उसके गांव के मोड़ तक छोड़ दे तो अपने गांव वो पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वह आते हैं, गाड़ी आती है, आके पास में रुकती है, वो हाथ देता है और रुकने के बाद अब लोग कुछ बातचीत करने लगते हैं। उनकी बातचीत की जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी वो ऐसी नहीं थी जैसी भाषा में हम लोग खुद बात करते हैं। ना तो भोजपुरी थी, ना ही वो हिंदी थी और ना ही अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे।
तो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन और कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा कि मुझे आगे तक जाना है। तो उन लोगों ने इशारा किया कि आप गाड़ी में बैठ सकते हो। वो लोग कुछ खा रहे थे, खाते खाते उन्होंने इसको कुछ खाने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि आप भी कुछ इसमें से खा सकते हैं। लड़के ने भी, यानी कि महावीर सिंह ने भी जो खाने का सामान था, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी। फिलहाल जब अभी उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। तो जैसे उसने कुछ खाने का सामान लिया, अचानक से उसको नींद आने लगती है। और नींद आने के बाद उसको पता नहीं कब होश आया, यानी कि काफ़ी वक्त बीत चुका था। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह एक टॉयलेट के अंदर बंद था। अब टॉयलेट के अंदर बंद है, वह ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों बंद किया गया है। बार बार शोर मचा रहा था। उसका शोर सुनने के बाद कोई व्यक्ति आता है। वह अपनी ही तरह से भाषा में बात कर रहा था, जो ऐसी भाषा जिस भाषा को महावीर सिंह समझ ही नहीं पा रहा था। और उसने उसको बेवजह पीटना शुरू कर दिया, यानी कि जब तक वह शांत नहीं होता है महावीर सिंह को, तब तक वो उसको ऐसे थप्पड़ से पीटता रहा। और उसके बाद वह भूखा था, कुछ खाने को मांगता था, तब पिटाई होती थी। और इसके बीच में उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे ही इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसको फिर से नशा हो जाता है, यानी कि वो पहले से ही नशा में था। और उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह, एटीएम में कुछ था नहीं, पैसे उसके जो थे वो गायब हो चुके थे। अब उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, वह कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ है, उसको उस बात का कुछ इल्म नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। पर परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद फिर उसकी आंखें खुलती है। जब इंजेक्शन का असर कुछ कम हो जाता है तो वो फिर रोता है, बिलखता है, कहते हुए कहता है कि साहब आप मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं कहाँ हूँ मुझे बता दो। तो उनकी जो भाषा शैली थी वो अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने खाने वाने का इंतज़ाम किया। और खाने के इंतज़ाम करने के बाद अब उसे एक कमरे में कैद हो जाता है, ऐसा कमरा जहाँ पर और कोई दूसरा था ही नहीं। और उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था। वहाँ खाना मिलता था और खाने के साथ साथ कभी कभी मार भी पड़ जाया करते थे, लेकिन वो क्यों मारते थे, क्यों पीटते थे, उसको कोई समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ने के बाद उस लड़के को एक ऐसे निर्माणाधीन एक बिल्डिंग के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और वहाँ पर वो भी काम भी कर रहा था। और काम करते करते घर आता था, खाना मिलता था, यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था। जैसी जगह में वह रह रहा था, इसलिए वह भाग नहीं पाता था। उसे बीच बीच में इंजेक्शन दे दिया जाते थे, या फिर कोई नशीली पदार्थ खिला दिया जाता था। और धीरे धीरे करके उसे पता नहीं कब सन 2023 गुजर जाता है, सन 2024 आ जाता है। एक नई दुनिया में था, एक नई ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसको कोई दोस्त नहीं था, जहाँ कोई उसे पहचानने वाला नहीं था, जहाँ से भागने की कोशिश करे तो भागने का कोई ऐसा अवसर नहीं था। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात है। उसको नशे की इतनी आदी हो जाता है कि अब इंजेक्शन का भी असर उस पर कम हो रहा था, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा होश था। अब जब उस रात में उसकी आंखें खुलती है तब उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई था नहीं। और एक टॉयलेट के बहाने से जैसे ही वहाँ से निकलता तो किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे टोका नहीं। अब वहाँ से मौका पाते ही वो उस जगह से, उस बिल्डिंग से वो भाग जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन पुराने लोगों पर वो लोग इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो पुराने लोगों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से कोई ये भागने वाला नहीं है। लेकिन लड़के का रूप, उसका हुलिया, सब कुछ बदल चुका था। जैसा हष्ट-पुष्ट था, अच्छा दिखने में था, वैसा दिख नहीं रहा था। उसके बाल बढ़ चुके थे, खाने उसे प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रहा था, उसका एक अजीब सा हाल हो चुका था। अब जब वो वहाँ से भागता है, रात का सीन था, भागते भागते उसको रास्ते में एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अब उसने पटरी के सहारे दौड़ना शुरू कर देता है। उसे पता नहीं था मैं किस इलाके में हूँ। और उसके बाद वहाँ से ट्रेन की पटरी के सारे जब चलता रहता है, दौड़ता रहता है, जब लगभग सुबह हो जाती है तो पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पे लिखी हुई भाषा के आधार पर उसे पता चलता है कि वो तो साउथ के इलाके में है। अब उसे नॉर्थ में जाना है। समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे कि जाए कैसे, इसलिए कभी टॉयलेट में छुपकर तो कभी किसी सीट के नीचे लेटकर वह ट्रेन में बैठ गया। और उसे क्योंकि वहाँ से भागना था, वह ट्रेन के देश के अलग अलग हिस्से में दौड़ रही थी, भाग रही थी, लेकिन उसे चाहिए था ठिकाना कि बस इस जगह जो सबसे ख़तरनाक जगह थी, उस खतरनाक जगह से वो दूर चला जाए। अब उसकी ट्रेन पहुँच जाती है कोलकाता।
कोलकाता से दूसरे बिहार अलग अलग प्रदेशों में ट्रेन दौड़ रही थी और ट्रेन दौड़ते दौड़ते कभी इस ट्रेन में कभी उस ट्रेन में इस तरह से लगातार ट्रेन बदलता चला जाता है। और 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उसकी ट्रेन आके रुकती है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और वहाँ वो इंतज़ार कर रहा था कि उसको कुछ पानी मिल जाए, प्यास लगी थी, कुछ खाना मिल जाए, इसलिए कूड़ेदान से वो निकाल कर खाना और पानी की तलाश कर रहा था। और उस पर नज़र पहुंच जाती है आरपीएफ के एसआई सब इंस्पेक्टर असलम खान के। और जब सब इंस्पेक्टर असलम खान ने जब उसकी कहानी सुनी तो उससे पूछा कि कोई नंबर तुम्हें याद हो तो बताओ। तो एक नंबर बताता है। बड़ी देर में याद करने के बाद तो वो नंबर उसके चचेरे भाई रविंदर का मिलता है। जब रविंदर को फ़ोन किया जाता है, जब सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यह तुम्हारा भाई अपना होने का दावा करता है। उसने कहा कि वो तो शायद इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उसका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। और आप कौन बोल रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ जो है कि बताइए। तो वो वीडियो कॉल कराई जाती है। वीडियो कॉल कराने के बाद जब एक भाई दूसरे भाई से बातचीत कर रहा था तो उसने देखा, उसने होलिया से पहचानने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाल, उसके दाढ़ी, उसके कपड़े सब कुछ बदल चुके थे। 5 फुट 6 इंच के आसपास की उसकी लंबाई और पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, सब कुछ अच्छे से बात करने का सलीका, परिवार भी उसका ठीक ठाक। और वो अचानक उसके ऐसा रूप देखने पर उसके भाई को तरस आता है। गुरुग्राम में रह रहे एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने कहा कि बस मुझे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने में जितना वक्त लगेगा मेरे भाई को यहीं रखना। उसके बाद वह उसे सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई को लेता है और उससे बताया कि जब यह गायब हुआ था तब उसने एक गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जो कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती है, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उस लड़के को जब लेके गांव जाया जाता है तो उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ विधवा होती है, अपने बेटे को देखकर उसे पूछते हुए खूब रोती है, बिलखती है। और जिसे सब इंस्पेक्टर या पुलिस वालों ने उसकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचाने में, उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। कहते हैं कि कोई मर जाता है तो सब्र कर लेता है, लेकिन जब किसी के मरने की खबर नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो किस हाल में, किस रूप में होगा। माँ अपने बेटे की राह देख रही थी। बेटा जब घर आता है तो पूरे गांव का में खुशी का माहौल हो जाता है। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार कैसे पहुंचा। पुलिस उससे जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार उसका अपहरण किसने किया था, कैसे वह वहां तक पहुंचा था, कौन लोग थे, किस तरह की बिल्डिंग में वो काम करता था और कितने ऐसे लोग हैं जिनका शायद अपहरण किया गया होगा। वो महिलाएं, वो पुरुष, वो कौन है, समझने में उसे जानने की कोशिश कर रहे थे। शायद पुलिस वहां तक पहुंच पाए, शायद उन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाए तो ये कहानी कुछ आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, अपना ख्याल रहे।